अगर अगर किसी को कुछ, हाँ, मतलब हम किसी को कुछ हेल्प कर पाए तो आई थिंक इससे किसी अच्छा भी कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी तरीके बिकॉज से। अपन लोगों ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया है राइट, राइट, और राइट, एस्टैब्लिशमेंट, अपने आप को स्टैब्लिश किया है, तो राइट, शायद हम किसी को जो काम हमें करने में शायद 10 साल लगे, हो सकता है कोई 8 साल में कर ले, कोई पांच राइट, साल में कर ले। राइट, राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मकसद तो वही है सर। तो राइट। विदाउट देरी मैं शुरू करता हूँ इसको अभी अपन। सो गुड डे, नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और ये है कॉपकास्ट का एपिसोड 1। हमारा कॉपकास्ट का मकसद, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा मकसद है बिल्कुल क्लियर। जो न्यू एस्पायरेंट्स इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्लैरिटी अपनी लाइफ में, एक डायरेक्शन हम लोग दे पाए किसी भी तरीके से। और हमारी कोशिश रहेगी हम लोग उन लोगों को लेके आए हमारे साथ में जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और ग्रो कर रहे हैं अपने आप। तो इसी सीरीज में हमारे पहले गेस्ट हैं हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा अभी नेशनल मैनेजर लॉजिस्टिक्स हैं पॉविन इंडिया होल्डिंग्स, एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिमांशु सर, आप अपने बारे में पूरा आज खुल के बताओ एक बार, शुरू से कैसे, कहाँ से आते हो, कैसे शुरू हुआ करियर, ग्रेजुएशन कैसे हुई, फिर सप्लाई चेन को ही क्यों सोचा, मतलब आने के लिए कि सप्लाई चेन में ही आना है। सर, प्लीज। तो थैंक यू विकास, एंड सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, एंड लोगों से बातचीत करके मौका सबको मिलेगा अपनी अपनी बात बोलने का, एंड प्रॉब्ली एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुन के हम लोग उसका फायदा उठा पाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, खुर्जा, एक छोटा सा, अभी अभी तो बहुत डेवलप हो गया है, बट आज से 30 साल पहले इट वाज नॉट दैट मच बिग, और बहुत नॉन पॉपुलर भी नहीं था। तो वहाँ से मेरी सारी एजुकेशन वहीं से हुई है। हिंदी मीडियम सारे स्कूल थे वहाँ पे। इंटर तक वही अपने यूपी बोर्ड से ही हमने पढ़ाई करी, और इंटर के बाद फिर एक साल इंजीनियरिंग की तैयारी करी। अ, उसमें भी, इंजीनियरिंग में भी एक बार उसमें सिलेक्शन हुआ, बट बिकॉज रैंक काफी नीचे थी उसमें, इट वाज लाइक समथिंग लाइक वेटिंग लिस्ट, तो वो ओके। ब्रांच जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिली। Then I moved out from the मतलब वो छोड़ ही दिया मैंने, एंड देन आई अच्छा, स्टार्ट डूइंग द ग्रेजुएशन। तो मैंने फिर बैचलर ऑफ साइंस किया, बीएससी किया था खुर्जा से ही, फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी। तो सब कुछ और वहीं पे था सबसे आसपास। वहीं पे एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है मेरी लाइफ का कि मैंने जो बीएससी करी थी, तो बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों हिंदी में पढ़े, थॉरोली हिंदी में। तो वो बड़ा, वो अलग ही एक चीज थी। आजकल के बच्चों को शायद वो, मतलब आज के टाइम में केमिस्ट्री हिंदी में और मैथ्स, मतलब त्रिकोण और ज्यामिति टाइप, आज के लोगों को शायद समझ में भी ना आए। हाँ, वो बड़ा हालांकि उसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, बिकॉज बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। आज तो फिर भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लोगों का थोड़ा सा मूड भी चेंज हो रहा है, माहौल भी बदल नॉलेज। रहा है। सो दूसरा उसमें फिर ये था कि सारे कॉम्पिटिशन्स जितने होते थे सब इंग्लिश में होते थे, तो वो अपने आप में एक दूसरा चैलेंज था कि हिंदी में पढ़ो और फिर इंग्लिश में उसको कॉम्पिटिशन ट्रांसलेट कॉम्पिटिट करें। करो लोगों के साथ में। तो ऐसे ही करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और एक इट्स ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक आईएमएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो यूनिवर्सिटी का ही है। लकीली एक यूपी एमकेट एग्जाम होता था, उसमें आई वाज 900 समथिंग रैंक, विच वाज वेरी गुड ऑन दैट टाइम। तो मेरे को कॉलेज मिला, और वो गवर्नमेंट कॉलेज था, सो बहुत ज़्यादा फीस नहीं थी, तो बड़े आराम से उसमें एडमिशन लिया हमने, और वहाँ से अपनी आगे क्या मैनेजमेंट स्टडीज वहाँ पे कर लिया। फैमिली में क्या चल रहा था उस टाइम तो पे, मतलब लोग खुश थे आप,
लखनऊ में गए तब कैसा? नहीं, खुश नहीं थे, क्योंकि बिकॉज इट्स अ प्योर ट्रेडिशनल माहौल था, तो सबका Right, यही था कि भाई अब ग्रेजुएशन कर लिया है, साइंस बैकग्राउंड से हो, पढ़ने में भी ठीक ठाक से हो right, तो फिर क्या बोलते हैं, रेलवे दो, बैंक दो, वही और कंपटीशन दो, वही ये दो। वही। लेकिन उस टाइम तक एक चीज मेरे को समझ में आ चुकी थी उस टाइम तक कि हाँ, ये एग्जाम देने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकते। अगर या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्रैक कर लो तो वेल एंड गुड, बट अगर Right. नहीं हुआ देन इट्स अ बिग सेटबैक। वो तो ये चीज मैं तब तक समझ गया था कि अगर नहीं हुआ देन चैलेंज ज्यादा है। और नहीं ये होगा तो क्या एक होगा? और ये एक ट्रेडिशनल पढ़ाई थी, एक प्रोफेशनल स्टडी, प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए था, मेरे को ऐसा लगता था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं गया, हालांकि मन नहीं था फैमिली का, लेकिन फिर भी उनका एक अलग ही था कि नहीं, अपना अगर फिजिक्स से एमएससी करो तो फिजिक्स में तो बहुत कम लोग होते हैं Right. पढ़ाने वाले, तो गो फॉर द जेआरएफ एंड ऑल दैट, तो वो मेरे को नहीं जम रहा था उस टाइम पे। तो आप अ, खुर्जा से पहले ही थे, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ खुर्जा या नॉर्थ को, जिस तरह से हम लोगों की सबकी पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ ट्वेल्थ ट्वेल्थ करते ही अब तुम्हें तैयारी करनी शुरू कर। तो उस माइंडसेट से अपने आप को कैसे निकाल पाए, मतलब क्योंकि उस टाइम पे आज से आ, आपकी ग्रेजुएशन 20 साल पहले हुई होगी, आज से किसी भी तरह से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आज 20 से से बीस पहले ही साल थी। पहले ना तो हाँ। इतना गूगल इतना मार्केट में था, ना हर किसी के हाथ में मोबाइल था। आप अपने करियर को ऐसे डिफरेंट टाइप में कैसे लेके जा पाए? अ, देखो, ये तो दिमाग में था कि सब लोगों का उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से झुकाव तो था ही, फैमिली का भी था, बट मेरे को नहीं ये चीज लग पा रही थी कि इस तरफ जाना चाहिए। रीजन बीइंग, देखियो, उस टाइम दो तीन प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो यूपी में उस टाइम पे ड्राई आउट था एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब का, उस टाइम पे जॉब निकल ही नहीं रही थी। ये 2000, मेरे ख्याल से 2004 से लेकर 2010 तक का जो पीरियड था, स्पेशली यूपी का, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, गवर्नमेंट्स आ रही थी, जा रही थी। तो एक तो वो इश्यू थे उस वहाँ पे। दूसरा, ये मैं देख रहा था बहुत क्लियरली कि मेरे से पहले भी जो लोग, जो मेरे से 4 साल 5 साल, बिकॉज आपको पता है हमारे शहरों में कॉलोनियां नहीं होती हैं, मोहल्ले होते हैं, राइट, और वहां पे सब लोग, मोस्टली सब लोग जानते हैं, और दूर दूर तक लोगों को जानते हैं। राइट, राइट, वहां पे तो शक्ल देख के पता चल जाता है कि अच्छा, ये तो उसका लड़का है, ये उस मोहल्ले में रहता है तो राइट। उस टाइप के माहौल था। तो मैं जो जिन लोगों को मैं देख पा रहा था, जो मेरे से 4 5 साल बड़े थे, उनको उनको मेरे को यही समझ में आ रहा था कि जो जो लोग इतने इतने टैलेंटेड थे, इतना टफ कंपटीशन में अपने आप को निकाल ले गए, वो तो समहाउ ठीक थे, वो तो उनको तो एक लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई थी। बट जो नहीं हो पाए थे, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है ही कितनी, प्रॉब्लम ये है, राइट, गवर्नमेंट भी हर एक किसी को जॉब तो दे नहीं सकती है, इतनी बिल्कुल नहीं। मैन पावर है इंडिया में। राइट, तो ये कहीं ना कहीं ये मैंने विजुअलाइज कर लिया था उस टाइम पे, हालांकि बहुत कम उम्र थी, खुर्जा से बाहर में कभी गया नहीं, उस टाइम तक गया नहीं था, राइट, तो बट स्टिल कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को समझ में आ रही थी कि आई थिंक कि भले ही तैयारी करो, भले ही बैंक करो, बैंक पीओ दो, भले ही आप यूपीएससी दो, बट एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप के लिए एज ए मतलब कुछ हाथ में होना चाहिए, शुड बी सम प्रोफेशनल डिग्री, ताकि राइट। एटलीस्ट कुछ ना हो तो आप अपनी लाइफ कहीं से तो स्टार्ट कर पाओ। सर्वाइव कर पाओ। हाँ, सरवाइव करो और अच्छा कोशिश कर पाओ उसमें। तो अपना ये ब्रेड चीज समझ अपना में ब्रेड एंड बटर अपना समाव आ ब्रेड एंड गई बटर थी। बनाओ किसी तरह से। और हाँ, राइट राइट राइट। ये पहली चीज बार पहली बार जॉब कब लगी? इस मामले में थोड़ा सा मैं लकी रहा था। जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत बाद ही हार्डली इंटरव्यू तो वहीं हो गया था मेरा, कैंपस में ही, बट उसके 1 महीने के अंदर ही मेरे पास लेटर आ गया, एंड इट वाज 3PL कंपनी। इट्स वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश कंपनी थी। सो वहां से शुरुआत हुई मेरी। हालांकि एज सच कुछ मतलब जब ज्वाइन किया तब ये नहीं पता था कि सप्लाई चेन एक्चुअली होता क्या है, और हम कहाँ तक जा सकते हैं उसमें।
तो पहली प्रायोरिटी उस टाइम तो यही थी कि बस नौकरी लगनी चाहिए, नौकरी लग गई, हमसे बड़ा तो कोई शहंशाह नहीं था उस टाइम पे तो। राइट। कौन सा साल था ये? तो ये 2005 की बात है। तो गति में जॉब किया मैंने, फिर और ये सब की अकाउंट्स की जॉब थी, मतलब जहाँ पे आपको ऑपरेशन भी समझना था और कस्टमर को भी के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना था, तो उसके पेमेंट चाहिए, उसका उसका ऑपरेशन में क्या हर्डल्स आ रहे हैं। सो 4-5 मेजर कस्टमर दिए गए थे कि भाई आप इनको टेक केयर करो और क्रॉस सेलिंग करो, इनसे जाओ मिलो, इनकी समस्या समझो, इनको अपना आप इंटरनली इनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आप कंपनी में इनका ऑपरेशन संभालो, कैसे कैसे करना है, क्या करना है इनके बेहाफ पे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग थी वो शुरुआत की। उसके बाद फिर ऐसे ही और डिफरेंट ट्रिपल कंपनी में काम करने का मौका मिला, एंड देन स्नैपडील में मेरे को, उस टाइम पे स्नैपडील स्टार्ट हो रही थी, बिल्कुल शुरुआत था उस टाइम पे। तो उस टाइम मौका मिला मेरे को, बट ज्यादा दिन मेरे को नहीं, मैंने ज्यादा दिन काम किया मैंने वहाँ पे। बट मेजर ब्रेक मिला, ब्रेक थ्रू हुआ इसमें जो कॉर्पोरेट में आने का और एक्चुअली में सप्लाई चेन समझने का जो मौका मिला, वो एक कॉनिका मिनोल्टा में मिला। राइट। जहाँ पे हमने काफी लंबा टाइम बिताया, काफी वो भी स्टार्टअप कंपनी थी, so बिल्कुल नया इस्टेब्लिशमेंट था। तो उसमें भी रोज स्ट्रगल था, रोज एसओपी बनती थी और अगले दिन स्क्रैप हो जाती थी वो, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता या ऐसे तो, या एक काम हुआ उसके बाद फिर नहीं हुआ तो फिर उसको स्क्रैप करके दोबारा प्रोसेस बनाए, चीजें राइट। इस टाइप से चली वहां पे। और वहां पे एक्चुअल सप्लाई चेन जिसको मैं बोलूंगा तो वही समझ में आया वहां पे। उससे पहले तक तो सप्लाई चेन था, बट इट्स इट्स ओनली फॉर वेयर हाउसिंग पार्ट समझ लो, या कस्टमर सर्विस काइंड ऑफ थिंग समझ लो। इस जब आप दौरान हाँ, जब जब बोलिए मैं बोलिए। लोगों से मिला, तो सब हमेशा मैं यही, जब जब मैं की अकाउंट में था तो जब भी मैं लोगों से मिलता था तो मेरे को यही लगता था यार, मतलब ऐसा इनमें क्या खास है कि ये उस टेबल के उस तरफ बैठे हैं और मैं इस तरफ बैठा हूँ। राइट। राइट। वो वो क्वेश्चन, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो वो जो सवाल था अपने आप से मेरा, वो उसने मेरे को काफी हेल्प किया लाइफ में ग्रो करने का। राइट। तो जब आप गति में थे तो गति अपने आप में मतलब आज के जैसा नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है। गति उस टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड था अपने आप, 2003-4 में। यस, वो मार्केट में मोनोपोली थी एक तरीके से, बिकॉज उस टाइम पे सेफ एक्सप्रेस वाज, यू नो, इट स्टार्टेड। वाज ग्रोइंग कंपनी। वो उसके लेवल पे कहीं पे भी नहीं था, कंपटीशन ही नहीं था एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं। कब लगा कि अब बड़ा कर रहे हैं हम लोग? एक एक टाइम आता है ना अ, जब आपको लगता है कि हाँ यार, अब तो मैं थोड़ा सा, मेरे को दिखने लगा है कि मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। ब्रेड एंड बटर के बाद थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट में है, थोड़ा बहुत काइंड ऑफ सक्सेस को जैसे भी आप देखते हो, जैसे भी आ, पाते हो। देखो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट नजरिया शुरू से रहा था। मैंने अपने बैंक अकाउंट को कभी देखा ही नहीं सीधी सी बात, सही सही बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ना मैंने कभी इस बात पे को देखा कि मेरी कितनी सैलरी आ रही है, और ना कभी रिग्रेट किया इस बात का कि मेरी सैलरी कम है, ज्यादा है, उसकी ज्यादा है, इसकी कम है। रीजन क्या है कि मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, आई कैन नॉट से इट, बट मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि सैलरी इज नॉट द थिंग। मतलब आपको अगर लॉन्ग रन में कहीं चलना है, अगर आपको लंबी रेस में अगर आगे बढ़ना है, सो रादर देन आप फोकस करो सैलरी पे, आप फोकस करो नॉलेज गेन करने पे कि आपने क्या सीखा। बिकॉज एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे को कॉलेज के टाइम पे भी मेरे को उनका नरेशन याद है। एक कोटेशन उन्होंने बोले थे कि इज लर्निंग इज अर्निंग। एक्चुअली। आपने अगर लर्न किया तो फिर आपका अर्निंग हो सकता है डिले हो जाए, बट वो होगा जरूर वो। तो कभी ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और बस यही था कि क्या नया सीखें, क्योंकि सप्लाई चेन तो अपने आप में बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा, जिसका एक छोटा सा, मतलब एक्चुअली में समझ में आया कि हम तो कुएं के मेंढक थे, दुनिया तो बहुत बड़ी है। ट्रू। ट्रू एकदम।
तुझे कॉर्पोरेट में आने के एक्चुअल कॉर्पोरेट में आने के बाद ये समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ भाई ये तो हम तो बस खाली कुछ फहमी में जी रहे थे कि हम तो हमें तो बहुत कुछ आता है, तो राइट। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सो कोनिका में तो आपने शुरू से काफी उसको मतलब आई थिंक कितने करोड़ की थी जब आपने ज्वाइन किया, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है बिलो हंड्रेड, जब बिलो 100 थी। ज्वाइन किया था आई थिंक 60 करोड़ की थी। 60 करोड़। और 60 करोड़ थे, और जब मैंने छोड़ा था वहां पे तब अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ तक कंपनी पहुंच गई थी। ग्रेट। और वो इतनी फास्ट पेस पे मूव हुई थी कंपनी कि वहां पे हर पल कंपनी के साथ काम कर पाना अपने आप में एक बहुत मतलब एक्सपीरियंस उसको बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मोमेंटम था ना चीजों का बहुत फास्ट था वहां पे। बहुत क्विकली डिसीजन होते थे, डिसीजन बहुत फर्म होते थे, राइट। बहुत सोच समझ के लिए होते थे, और वो डिसीजंस मोर और लेस सही उनके मार्केट में पड़ते हुए तो कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रो किया, और साथ में हम लोगों ने भी ग्रो किया उसमें। कोनिका में रहते हुए क्या सप्लाई चेन के किसी एक ही डोमेन में रहे कि मतलब सारे डोमेन चख लिए कि हाँ, वो भी बड़ी 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 इंटरेस्टिंग some कहानी है उसकी sometime भी तो। import, sometime यस forecasting, यस। sometime in logistics and warehousing, and sometime asking for गाड़ी कहाँ पहुंची है, मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची है करके। हाँ, वो एक्चुअली जो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो तो वेयरहाउसिंग की थी। और वेयरहाउसिंग में भी नॉर्थ का ही वेयरहाउस था कि भाई आप ये जो मदर हब है इसका आप टेक केयर करोगे, आपकी सिटिंग कॉर्पोरेट ऑफिस में, बट ऑपरेशन आपकी भी 3PL ऑपरेशन है तो आप यहीं से बैठ के उनको देखोगे। तो इस दौरान क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर ही ना एक और कलीग था जो इम्पोर्ट देखता था, एंड ही डिसाइडेड टू मूव आउट। तो जैसे ही उसने छोड़ा तो मेरे दिमाग में है कि यार ये तो ठीक है कर ही रहा हूँ, एक बार उसको भी ट्राई करता हूँ। तो मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा आप का क्या प्लान है, ये तो इसने तो छोड़ दिया, अभी क्या प्लान है? तो ये क्या, ठीक है कोई और ढूंढेंगे, इंटरव्यू एचआर में बोल दिया है। तो मैं कहा एचआर में बोलने की क्या जरूरत है, मेरे को ही बोल दो, मेरे को ये काम इम्पोर्ट असाइन कर लो। तो उन्होंने बोला कि तुमको तो आता नहीं है। तो मैंने कहा आता नहीं है तो सीख लेंगे। वो तो झील थी शुरू से मतलब तो नया। एक मिनट के लिए वो थोड़ा सा उसने कुछ सोचा, एंड देन ही सेड कि यार ये बात तो बड़ी मतलब ऐसी कर रहे हैं कि यार नहीं आता है तो सीख लेंगे। देन ही सेड कि अच्छा ठीक है, तुम 3 महीने करके दिखाओ, सीख लो तुम, अभी ये है सिस्टम में, अब सीखो इसके साथ में, और 3 महीने में मेरे को इंडिपेंडेंटली रन करके दिखाना, और इसका कोई एक्सपेक्ट मत करना। सॉरी, कर गए कट। तो यस, तो मैं वही बता रहा था कि वो मेरे जो बॉस हैं, एंड देयर वाज जापानीज एक्सपेक्ट जो डायरेक्टर थे उस टाइम पे, राइट। उन्होंने एक मिनट के लिए सोचा कि ठीक है यार, मतलब एक बार देख लेते हैं क्या जा रहा है, और एटलीस्ट इट इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मैन पावर लगनी नहीं है, हमारा तो सेविंग ही है राइट। अल्टीमेटली। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखी वहां पे, और उसको मैंने ग्रैब किया, समझा, सोचा, सीखा, लोगों से बात करी। वो भी स्ट्रगल का एक अपना ही एक पीरियड था, जब कुछ भी नया जब आप सीखने जाते हो तो जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आई, एंड देन ऑपरेशन इसके वेयरहाउसिंग के अलावा फिर वहाँ पे इम्पोर्ट भी हैंडल करने शुरू किया। फिर इम्पोर्ट के बाद फिर उन्होंने फिर एक M&A होता, मर्जर वाला, मर्जर एंड एक्विजिशन वाला कंपनी का, फिर उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि सडनली वन वन फाइन डे वन ऑफ द डायरेक्टर कॉल्ड एंड सेड कि भाई ऐसा है कि अगले 3 महीने 20 वेयर हाउस बनाने हैं अपने को। राइट। 3 महीने में 20 वेयर हाउस। हाँ, बिकॉज एक नई कंपनी को एक्वायर किया था, और उसके उसके सर्विस हमें देनी थी उस कंपनी के स्पेयर पार्ट्स का बेसिकली। तो फिर वो लगातार ट्रैवलिंग कर करके, मतलब महीने में 20-25 दिन ट्रैवलिंग करके, और समाउ हम लोगों ने किया उस चीज को।
एंड फिर देन चीजें और मूव होती गई, देन फिर मेरे को डिमांड प्लानिंग का और फोरकास्टिंग के बारे में, इन सब के बारे में, एस&OP, ये सब डिस्कशन के बारे में मेरे को इन्वॉल्व धीरे धीरे करा लोगों ने वहाँ पे, वहाँ की मैनेजमेंट ने। एंड फाइनली एक टाइम आया जब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई ठीक है, अभी अब सब देखो अभी। कितने साल हो गए टोटल सप्लाई चेन का, अगर करियर पूरा देखें शुरू से गति से लेके आज तक? या मतलब 18-19 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस फील्ड में। इस साल तो लंबा टाइम। तो मतलब अलग अलग टाइप की, हर 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 जगह, हर कंपनी में एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग माहौल था। और वही अकॉर्डिंगली, हर माहौल के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और काम सारा वही है, बट हाँ, हर एक कंपनी का अपना एक अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग तरीका है करने का उसका। क्या मोटिवेट कर रहा है आपको ऐसा 18 साल से हिमांशु शर्मा एक ही प्रोफाइल, एक ही डोमेन में? वरना आजकल की जनरेशन, पता ही है आपको, आज एक मूवी देख के निकलेगी, बगल में दूसरी देखेगी, फिर तीसरी पसंद नहीं आएगी, फिर चौथी। काइंड ऑफ अभी स्टेबिलिटी वाले मूड में है नहीं। आपको क्या मोटिवेट कर रहा है 20 साल? देखो, एक तो ये है कि पहली बात तो सप्लाई चेन अपने आप में एक पूरा एक सप्लाई चेन अपने आप में खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। एक पूरी चेन है, उस चेन के हर एक पार्ट को आपको जानना है। जो गॉड गिफ्टेड बहुत कम लोग होते हैं, अदरवाइज ग्रेजुअली लोगों को चीजें समझ में आती हैं उसमें। तो एक तो वो है कि हमेशा एक चीज है कि हाँ, कुछ तो नया समझ में आएगा, कुछ तो नया सीखेंगे। तो एक वो चीज है जो जरूर रहती है मन में कि हाँ ठीक है, जो आता है वो आता है, बट जो नहीं आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो और सप्लाई चेन अब तो बहुत सारे चीजें नई नई आ गई हैं। आई मीन सप्लाई चेन केवल अब इंपोर्ट या वेयर हाउसिंग या एक्सपोर्ट या यही डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं रह गया है। अब तो इट्स बिकम अ मोर ऑटोमेशन। सो वो और एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ पे अलग टाइप का ही मतलब वो एक अलग ही फन है कि मतलब सप्लाई चेन को कैसे ऑटोमाइज किया जाए। तो वो भी चीज काफी इंटरेस्टिंग रहती है कंपनीज में। और एंड रही बात, सी स्टेबिलिटी, मेरा अपने मानने स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हो सकता है स्टेबिलिटी कोई किसी को 15 साल का पीरियड स्टेबल लगे, कि जो 10 साल का लगे, बट एटलीस्ट एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग एक एक 1.5 साल में जॉब स्विच करने का फायदा नहीं है। अगर आप जॉब केवल इसलिए छोड़ रहे हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है उस कंपनी में, तो फिर आपको ये भी याद, जिस कंपनी में आप जा रहे हो वहां भी सेम नेचर की प्रॉब्लम आपको मिलेगी मिलेगी। क्योंकि काम करने का पैटर्न सबका वैसा ही है, लोग वैसे ही है। इंडिया सब एक ही जैसे है, और इंडिया क्या, पूरी दुनिया एक ही जैसी है, सारे लोग एक ही ह्यूमन ही है ना, सब लोग। राइट। एक तो एक अगर कोई जगह एक जगह छोड़ के जाओगे तो दूसरी जगह फिर कोई वैसा ही मिलेगा। हाँ वैसे ही मिलेगा। या फिर आज मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं फॉर बाय एनी चांस सपोज मेरे को कुछ नहीं आता जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है एक कंपनी में, अगर मैं छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जाऊंगा तो फिर वही सेम प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ेगी। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि यू फेस द प्रॉब्लम रादर देन यू रन अवे हियर एंड देयर। एक एक 2 साल में मतलब 1 साल में तो आदमी पूरा का पूरा कंपनी को नहीं समझ पाता है, तो इतने में वो स्विच करता है। तो दिस इज वेस्टेज ऑफ, उसका भी 1 साल गया बेकार का, और कंपनी का भी टाइम खराब हुआ। सप्लाई चेन में रहते हुए वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे देखते हैं आप? ये एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे देखते ये है, एक मुद्दा जरूर है। लेकिन इसके अपने अपने एनालिसिस हैं, अपने अपना तरीका है सब लोगों का। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे, सप्लाई चेन में आपको हमेशा एक तो लास्ट मोमेंट में, लास्ट का जो वीक होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, स्पेशली लास्ट 10 डेज, चाहे वो ऑटोमोबाइल में चले जाओ, चाहे ऑटोमेशन में चले जाओ, चाहे मतलब कहीं बहुत पे? कम कंपनीज होंगी जहाँ जिनकी स्क्यूनेस बहुत स्टेडी होगी वो। और बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी ग्रोथ ऑन ग्रोथ, तो यहाँ पे तो वैसे भी अलग ही माहौल रहता है।
स्पेशली फिर क्वार्टर एंड में अलग ही सिस्टम रहता है, फिर ईयर एंड में मार्च का तो एक मार्च मंथ तो अपने आप में एक तरीके का इंडियन इंडस्ट्री में सेलिब्रेशन टाइप का होता है कि वो मार्च का महीना है, लोग रेडी रहते राइट। हैं कि अच्छा इस राइट। बार दबा के सेल होगा या काम सेल हो गए। बढ़ेगा। तो तो कैसा अभी कैसा है वर्क लाइफ बे, बैलेंस? बे, सी बैलेंस करने के लिए मेरा मेरा मेरे को मेरा अपना मानना है कि टाइम आप कितना भी स्पेंड कर लो किसी के साथ में, आप बहुत से लोग हैं जो मैंने एग्जांपल देखा है कि बहुत मतलब हमेशा साथ रह के भी साथ नहीं हुए और बहुत से लोग हैं जो बहुत दूर होके भी हमेशा साथ रहते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ में। अगर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग ऐसे ही नहीं बनती है, आपको डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट वो अगर क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है rather than कि आप सारे टाइम आप लगे रहो स्पेंड करते रहो। तो होता क्या है, मतलब इफ आई से कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से अगर आप पूछे कि मेरी मेरी क्या डेफिनेशन है क्वालिटी टाइम की, तो आई ऑलवेज ट्राई टू, जब भी मेरे को टाइम मिलता है आई ऑलवेज ट्राई टू गो विद माय किड्स एंड प्ले विद देम इन द नाइट इन द मॉर्निंग, जब भी टाइम मिलता है। एंड देन जब भी टाइम मिलता है अपने घर पे अपने परिवार लोग वालों के साथ में फोन पे वीडियो कॉल पे, इस जितना भी टाइम मिलता है, एंड इट इज ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार किसी को कॉल कर लिया। इट्स इन फ्रीक्वेंसी कि हाँ हफ्ते 10 दिन में बातचीत होती रहे। राइट। एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, यस, ये भी है कि उनके साथ में भी जब भी जितना भी टाइम मिला मौका मिला बैठा, एटलीस्ट बैठ के बैठो बात करो, और घूमने जाओ। घूमने जाने का मतलब ये नहीं कि यू ऑलवेज गो टू नैनीताल और वहीं पे जाओ। जब जैसा भी तब चल टाइम, रही थी तब भी यही था, और आज भी यही है कि किसी भी पार्क में जाओ, कहीं पे भी मंदिर जाओ, कहीं पे भी जाओ सकते हो। कहीं गोलगप्पे खा के आ सो गए। हाँ गोलगप्पे खा के गए, वो बहुत होता था जब मतलब जब 10 रुपए के 6 गोलगप्पे मिलते थे तो मैं जाता था अपने अपने वाइफ के साथ में। तो तो ये सब आई थिंक ये ज्यादा जरूरी है। जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो वर्ड है ना, बेसिकली ये बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। और ये बॉन्ड बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ पूरे दिन आप स्पेंड करो और पता चला कि आप आउट ऑफ माइंड हो, आपको आप आपकी अलग ही फाइट चल रही है। सो वो आप कितना भी बैलेंस कर लो वो बैलेंस नहीं होगा वो। क्या डिसिप्लिन को कैसे देख रहे हैं? डिसिप्लिन है अ, या अनऑर्गेनाइज है? या हिमांशु शर्मा को अपने आप में अगर हिमांशु शर्मा देखें तो अपने आप को कैसे बोलेंगे? सुबह उठ के योगा वोगा कर रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं, काइंड ऑफ कैसा है लाइफ का डिसिप्लिन? एक ये देखो वो भी अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीजें होती है। यस, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए, अपने ऊपर भी हमेशा लर्निंग तो है ही, इसके अलावा अपना हेल्थ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो एटलीस्ट 10 15 10 साल तक तो इनिशियली मैं सुबह 4 बजे उठ के और 4 4 AM इन द मॉर्निंग घूमने जाता था हमेशा। ए, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच हम बात करते हैं, जस्ट 4 बजे उठ के घूमने एंड देन 5 बजे सिटिंग विद योर वाइफ और चाय पी रहे हो, तो 5 बजे से 7 बजे का टाइम 2 घंटा आपको बड़ा लंबा लगता है उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे ना फोन है ना कुछ है ना दिमाग में कुछ चल रहा होता है। राइट। बट बट ग्रेजुअली थोड़ा सा चीजें चेंज हुई, तो अभी वो नहीं हो पा रहा है, अभी वो कंटिन्यूशन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ इनिशियली एटलीस्ट 10 12 साल तक मैं कंटिन्यू ये अपना प्रैक्टिस मैंने रखा है। स्ट्रेस को कैसे देख रहे हैं? अपने आप को देखो कैसे मेंटली फिट कैसे रख रहे हैं? देखो मेंटली फिट तो सबसे सबसे जिस 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 स्ट्रगल से स्पेशली मेरे जैसे लोग जो बहुत ही छोटी जगह से आते हैं, वो ऑलरेडी इतना ट्रेंड हो चुके होते हैं जीवन में कि वो स्ट्रेस को किसी भी हालत में हैंडल कर सकते हैं।
फिर आपको अगर शुरुआत से हर छोटी चीज के लिए जद्दोजहद करना पड़े, एवरी स्मॉल थिंग, और उसके बाद फिर आप अगर सरवाइव कर लो, तो फिर आगे का जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली हैंडल आप कर सकते हो। हालांकि जब तक लाइफ है तब तक स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। उसको उसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। ऑफिस के स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, कहीं ना कहीं ऐसे भी मोमेंट आए हैं जो ऑफिस में, जब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है किसी भी चीज को लेके। बट हमेशा यही हमें ध्यान रखना है लाइफ में कि बेस्ट बेस्ट वे टू फेस द प्रॉब्लम इज जस्ट फेस द प्रॉब्लम। आप उसके भाग नहीं सकते हो। तो स्ट्रेस फॉर ए मोमेंट यस होता है, बट समहाउ ऑलरेडी लाइफ में इतना स्ट्रेस देख चुका हूँ कि अब वो मैनेज हो जाता है। इससे बड़ा स्ट्रेस क्या था कि क्या हो सकता है कि जब मैं कॉलेज में था, एमबीए क्लास में, कि लेक्चर चल रहा है इंग्लिश में और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या एम्ब्रेस मतलब क्या वो फीलिंग रही होगी उस टाइम पे मेरी, कि सारे लोग, और उस पे भी मजे की बात था कि आई वाज द टॉप रैंकर ऑन द क्लास, और मेरे को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा। एग्जामिनेशन में मैं सबसे आगे था रैंक में, जब राइट। एग्जाम होते थे तो मैं सबसे पीछे था। मेरे को सब लिटरली नहीं समझ में आता था कि क्या ये इंग्लिश में बोला जा रहा है। सो राइट। जब उस दौर को हैंडल करके और उसको ग्रेजुअली समझ के कि कैसे हमें इससे ओवरकम करना है, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो फिर बाकी चीजें भी मैनेज होती है। राइट। बाकी मैं इतना जरूर बोलूंगा कि स्ट्रेस को लेके बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के, कोई कोई बोलता है मेरे को सिगरेट पीने से स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। कोई रात को दो पैक लगा के स्ट्रेस भी अंदर रिलीफ करता है। वो सब बेकार की बात है। फॉर ए वाइल तो हो सकता है, एक सेकंड के लिए तो आपको, या हार्डली 10 सेकंड के लिए तो आपको सिगरेट पी के थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, या फिर रात को दो पैक लगा के आप सो तो सकते हो। लेकिन ये एज ए हॉबी अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ कि चलो ये मेरा शौक है तो मेरे को समझ में आता है। राइट। बट अगर राइट। आप स्ट्रेस हैंडल करने के लिए ये कर रहे हो तो फिर ये बेकार है। स्ट्रेस नहीं है ऐसे हैंडल हो सकता है। अभी कुछ एग्जांपल ऐसा है कि कई लोग अपने करियर में फंस जाते हैं, 10 10 15 15 साल एक ही प्रोफाइल पे जब बिलिंग कर रहा है, कोई मेरा उसको बिलिंग ही कर रहा है। या फिर कहीं पे भी कॉर्पोरेट में भी कई बार मतलब एक ऐसे डिपार्टमेंट में फंस के आदमी रह जाता है कि जहाँ पे 10 15 साल निकल जाते, एक ही प्रोफाइल पे कुछ नया नहीं सीख रहा है, कुछ नया लर्न नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग उस ट्रेजेक्टरी को हाउ कैन दे ब्रेक, और कैसे वो लोग बाहर आए उससे, मतलब क्या अपना स्किल डेवलप करें या फिर कैसे समझें उस चीज को। देखो, मेरी जो समझ कहती है कि केवल किसी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको आपके स्किल सेट इंप्रूव करवाए या आपको ट्रेनिंग दे, या आपका डिपार्टमेंट चेंज करे ताकि आप नई नई चीजें सीखो। हर कंपनी का अपना एक अलग सेटअप है, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी खुद की, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कुछ नया सीखता रहूं। जो प्रोफाइल में फंसने वाली बात है बेसिकली वहीं से आती है, जब आप एक ही काम को करते चले जाते हो एंड यू नेवर ट्राई कि कोई मैं दूसरा काम मैं करूं, या फिर मेरे को इवन मैं सीखूं उसको। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं लाइफ में जो बोलते हैं कि मैं ये क्यों करूं, मेरा काम नहीं है। ठीक है, राइट। उस टाइम पे हो सकता है वो उनका काम ना रहा हो, राइट। और हो सकता है कि उनका कोई कंसर्न भी ना हो, लेकिन अगर वो उसको सीख लेंगे, उसको करें ना एक अलग बात है, बट एटलीस्ट उसको वो समझ लें, सीख लें, तो एक उनके लिए एक नई लर्निंग है। अब अगर कोई आदमी अगर गाड़ी लोड करा रहा है, फॉर एग्जांपल वो 15 साल से गाड़ी नहीं लोड करा रहा है, तो वो क्या है, वो उसकी एक्सपर्टीज सिर्फ गाड़ी लोड कराने में हो गई है। अब उसको उस प्रोफाइल से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत आएगी, जब तक वो कुछ नया ऐसा नहीं सीखेगा जो जो वो आगे जाके प्रूव कर पाए इंटरनली और एक्सटर्नली कंपनी में, कि देखो मेरे को ये, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जो फंसने का जो बेसिक रीजन है वो यही है कि आदमी अपनी लर्निंग बंद करके ना आप दूसरी चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देता है कि अरे और क्रेप करना शुरू